दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि राष्ट्रवाद की अवधारणा दरअसल कितनी पुरानी है। कुछ खास संगठनों से जुड़े लोगों के लिए जाति व्यवस्था के विरुद्ध बात करना ही राष्ट्रद्रोह रहा है शुरू से ही। उसके साथ ही हमने चर्चा करी उनके चाचा के मृत्यु और उसके बाद होने वाले रीति रिवाजों के बारे में। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तात्या एक रास्ते निकल गए, ये सही है। तात्या यानी कि उनके चाचा, पर वे मेरे लिए जो राह बना गए हैं इससे मैं चकरा जाता हूं। इस राह में जाते समय कई बार ठोकर खाई है। अजगर सा अपने ही चारों ओर घूमता रहता, मिट्टी में ही मुंह ठूंसता रहता। जिंदगी का अर्थ ही बदल गया। थोड़ा बहुत जो रोमांटिक जीवन था वह भी तपते रेगिस्तान में बदल गया। परंतु इस रेगिस्तान का आभास भी प्रारंभ में नहीं था। कोई महाकाय अजगर लील ले और पता भी ना चले। घुप अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की सी स्थिति अपने रक्त संबंध के लोग भी अपने हाड़ मांस की बोटी बोटी कर सकते हैं, सपने में भी नहीं सोचा था। वैसे उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, ये बात भी नहीं थी। उनकी निगाह में एक अनाथ लड़के को वे मदद ही थी ये सब। तो मतलब अनजाने में जो है काम बिगाड़ देना और उसका एहसास भी ना होना। तात्या ने मुझसे और मां से बिना पूछे ही मेरी शादी तय कर दी थी। पंचों के बीच सुपारी फोड़ दी गई थी। आज ही बताती हैं, बेटे तात्या का दिया वचन मत तोड़, थूक कर फिर नहीं चाटा जाता। और तेरी भावी पत्नी कितनी अच्छी है, ब्राह्मणों की तरह। चांद को कहती उगो मत और सूरज को कहती ढलो मत, ठीक ऐसी। तो पूरे आत्मकथा में जिक्र है कि लड़कियां गोरी सुंदर ब्राह्मणों जैसी हों, और हर कोई जो है ब्राह्मणों से उपमा देता है खूबसूरती की, जैसे खूबसूरती इनकी बपौती है मेरिट की तरह। कावा खाने की दूसरी औरतें भी हामी भरती हैं। इन औरतों में मौसेरी चचेरी रिश्तों वाली औरतें सबसे आगे थी। लड़की के पालक और मौसेरे चाचा के घरेलू संबंध थे। लड़की के पालक मतलब उसको पालने पोसने वाले। गांव की लड़की का विवाह जोड़ने का क्रेडिट वे चाहते हैं। दोनों घरानों का भाईचारा बहुत गहरा था। मैं कहीं बलि का बकरा तो नहीं बन रहा हूं, इसकी मुझे आशंका होती। लड़की मैंने देखी नहीं और इन लोगों ने शादी तय कर दी, इसीलिए मैं चिढ़ा हुआ था। लड़की भी तेहात की, अंगूठा छाप, गोरी सुंदर हुई तो क्या हुआ। मन में आता कि इतनी कम उम्र में गले में लंगर डाल लेना उचित नहीं है। अंबेडकर सा खूब पढ़ूं, यह जोश भीतर से उफान मार रहा था। शादी से जिंदगी के 12 बज जाएंगे, यह डर अलग से ही था। दूसरी ओर लड़की का सौंदर्य वर्णन सुनकर मेरे मन का एक और चेहरा कुछ उभर कर सामने आ रहा था। मैंने पत्नी के लिए जो सपने संजोए हैं वे वैसी ही होगी। उसे न देखते हुए भी मैं उसके बारे में सोचने लगा। माँ खुश थी, उनकी आंखें पोते का मुंह देखने को आतुर थीं। तो यहाँ पर शादी होने से पहले से ही लोग पोते देखने के सपने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर शादी का मतलब सिर्फ बच्चों की फौज खड़ी कर देने से होता है कि आपको परमिट मिल गया बच्चे पैदा करने का लीगल तरीके से। कभी किसी बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद में आपने ये नहीं सुना होगा कि पहले एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें, दोनों परिवारों को जोड़ने की कोशिश करें, उसके बाद अपने करियर पे ध्यान देकर परिवार को बढ़ाने की योजना बनाएं। ऐसा कभी कोई नहीं कहता। शादी होते ही दूधो नहाओ पूतो फूलो, जल्दी से पोते का चेहरा दिखा दो, बस यही सारे आशीर्वाद यहाँ पर प्रचलन में हैं। पढ़ी लिखी औरतें भी ऐसा ही करती हैं। उसका गांव संगमनेर से 5-6 मील की दूरी पर था। संगमनेर में शनिवार को साप्ताहिक बाजार लगता। हमारे स्कूल की दोपहर की छुट्टी होती। उस समय बाजार घूमना हमारा शौक होता। एक बार इसी तरह बाजार में घूम रहा था, तब एक रिश्तेदार ने उसके बारे में बताया। उसे दूर से दिखाया। लाइयां फूट जाएं इतनी चिलचिलाती धूप थी। लाइयां फूट जाए जैसे हम भड़भूंजे को पॉपकॉर्न फूटते हुए देखते हैं तेज तपती हुई मिट्टी में, जो वो करता है, या काला नमक में, वैसे ही। पर धूप चांदनी हो गई ऐसा कुछ मैं नहीं कहूंगा, परंतु उसे देखकर कुछ क्षण में दंग रह गया था। आसपास के गांव के लोग माल बेचने लाते। पंगत जैसे वे सट सट कर बैठते। उसके पास भी एक डलिया थी। अपनी माँ के साथ वह गई थी। वे ग्राहक को तराजू में माल तौल तौल कर देती। मुझे ये मालूम था कि उसकी अपनी एक छोटी सी बाड़ी है। मैं दूर से उसे अपलक निहारता हूँ। चिलचिलाती धूप के कारण उसके गाल लाल हो गए थे।
वह छींट का लहंगा और ब्लाउज पहने थी, अस्त व्यस्त बाल माथे पर आते हैं, वह बहुत सुंदर थी। उसकी नीली भूरी आंखें, धार धार कटार सी नाक और गुलाबी रंग, ये सब देखकर मैं अपने जगह ही जम जाता हूँ। उसकी उम्र कुल 10-12 साल की होगी। वह छरहरे बदन की थी। इतनी छोटी उम्र में शादी। संगमनेर के भाजी बाजार में कोई आसमानी परी तो उतर नहीं आई, ऐसा संदेह होने लगता है। मन में विचार आया कि इसे यदि कक्षा की लड़कियों की तरह की पोशाक पहना दी जाए तो इसके पासंग में एक भी नहीं बैठ सकेगी। तो जिस तरह का वर्णन यहाँ पर किया गया है उससे तो बिल्कुल यही लग रहा है कि खूबसूरती में अद्वितीय रही होंगी इनकी पत्नी। उससे बात करना करीब करीब असंभव था। मैं बोर्डिंग में वापस लौट आता हूँ। कुछ क्षण बाद महसूस होता है कि मुझे पंख निकल आए हैं। मन में विलक्षण आकर्षण और मिलन की उत्कंठा भर भर आती। वे कभी स्कूल नहीं गई, वे अनपढ़ है, ये सारी बातें फजूल लगने लगी। शादी यदि करूंगा तो इसी लड़की से। तो गोरेपन का आकर्षण, खूबसूरत लड़कियों का आकर्षण पुरुषों को रहता है और दया पवार जी भी उस आकर्षण से बचे नहीं। काफी ईमानदारी से इस चीज को उन्होंने यहां पर लिखा है। कुछ निर्णय जन्म लेने लगते हैं। शनिवार आने पर मैं राह देखने लगता हूं। उसे दूर खड़े रहकर देखना भी अपने आप में एक आनंद भरा काम हो गया, पर उसे इस बात का पता अंत तक ना चल सका। मैं अपने मन ही मन में उसका नाम सई रख लेता हूं। वैसे नाम देहाती है, परंतु उसे बहुत शौक था। बाद में एक बार देवगढ़ की यात्रा में उसके पास से दर्शन हुए। देवगढ़ के लिए बोर्डिंग के पास से ही रास्ता जाता था। चैत्र माह की यात्रा लगती। बंबई से मौसेरे चाचा इस यात्रा के लिए सपरिवार आते। संगमनेर से 2-3 मील पर देवगढ़, वहां की खंडोबा की जागृत ज्योति प्रसिद्ध, महार लोगों का पीढ़ियों से चला आ रहा दैवत। इस यात्रा में रिश्तेदार नियमित रूप से आते। उनकी ये धारणा है कि वही उनके रक्षक हैं। प्रत्येक घर से मुर्गी या बकरा कटता, मौसेरे चाचा बकरा ही काटते। देव दर्शन की अपेक्षा यात्रा के तमाशे, हंगामे और मटन के शोरबे में मुझे अधिक रुचि थी। खंडोबा का प्रेम प्रकरण मन से अच्छा लगता, और इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। खंडोबा का प्रेम प्रकरण इन्हें मन से अच्छा लगता था और आगे के जीवन में इन्होंने इसी प्रेम प्रकरण को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। जब आगे हम बढ़ेंगे तब इसका जिक्र है। पीढ़ियों से चल रही वे आख्यायिका खंडोबा वाणी जाति के थे। उनका प्रेम धनहर के महालसा से, उसके लिए वे धनवरवाड़ा में आता, पर खंडोबा के पास महालसा की मूर्ति ना होती। हमेशा खंडोबा के मंदिर के निचले हिस्से में महालसा का अलग मंदिर, खंडोबा के बगल में उनकी विवाहित पत्नी, लेकिन भंडारा महालसा पर होना, ऐसी सबकी धारणा थी। देवदासियों का नृत्य देखने लायक होता। भंडारा भोग्या रे भोग्या मलुदेवा, ये गीत गाते। उस उम्र में यह सब थ्रिल लगता। हाँ, तो मैं बता रहा था, ऐसी यात्राओं में सही मिलती यानी सिर्फ दिखती। बड़े आंचल के भड़कीले रंग में मैंने उसे देखा। साड़ी का बोंगा, नाक में नथ, मुझे देखते ही वे छुई मुई हो जाती। सफेद खरगोश सी थिरकती। उसकी हम उम्र लड़कियां उससे कहती, यह देख अपना पति। वे दूर भाग जाती। मैं उसे पसंद हूं, यह उसकी आंखें बताती। विवाह पूर्व पति से बातचीत वाला मामला उन दिनों न था, इस कारण बात करने की हिम्मत न होती। पर एक बात सच थी कि मैं जहां भी जाता वे वहां वहां मंडराती रहती। नई नई शादी कर दूल्हे राजा अपनी पत्नी को कांख में उठाकर किले की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखते। लगता मुझे भी सई को लेकर ऐसी ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। क्या मैं सई को उठा सकूंगा? तो इस तरह का जो सीन है आपने चेन्नई एक्सप्रेस में देखा होगा, जब शाहरुख खान जो है वो दीपिका पादुकोण को लेकर पूरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, उसी तरह के सीन का यहाँ पर वर्णन है। एक बार तो उसके गांव जाने का मौका भी मिला। दादी बंबई से आई थी, उनके साथ मैं सई के घर जाता हूँ। शाम हो चली गई। मेरी नजर सई को तलाशती रही। रात का भोजन हो चुकने के बाद भी सई नहीं दिखती। रात भर बेचैनी रहती है। सुबह उठता हूं तो सई मेमने से खेलती दिखती। मुझे देखकर ही लजाकर भीतर भाग जाती। बंबई में देखी शकुंतला पिक्चर याद आती है। शकुंतला मृग छौने के साथ इसी तरह खेलती है। इन दोनों दृश्यों का काफी दिनों तक मिश्रण होता रहता है। सई के घर में काफी लोग थे। 2-4 भाइयों का संयुक्त परिवार था। घर में पर्याप्त भेड़ बकरियां। इन्हें गांव के खेतों में बिठाने से खेत खाद पानी से परिपूर्ण होते। इसके बदले में उन्हें खेत की मेड़ों पर लगे बबूल के पेड़ों की पत्तियां मिलती। इस पर वे भेड़ पालते। साल के अंत में उनका ऊन मिलता।
संयुक्त परिवार में सब लोग अपनी सुविधा अनुसार इस उत्पादन पर हाथ मारते। इस कारण हमेशा मनमुटाव। सई का बाप उन सबसे अलग था। काला रंग, कोल तार सा। हंसते समय उसके दांत ही अधिक चमकते। शरीर से मजबूत, बगुलों सा रहता। खेतों पर काम न करता। पीडब्ल्यूडी में सड़कें बनाने का काम में वह मुकादम था। बरसात में जब सड़कों में गड्ढे पड़ जाते तब उन्हें ठीक करना उसका काम था। उसके काले कलुटे शरीर को देखकर लगता कि इतने काले आदमी के यहाँ गोरी लड़की कैसे पैदा हुई। इसका उत्तर उसकी माँ को देखने पर मिल जाता। माँ सई सी उजली, परंतु सई की नीली भूरी आंखों का कुछ अलग व्यक्तित्व था। कोबरा लड़की दिखती है ना, ठीक वैसी ही। अपना नाती इतने बड़े गोकुल में आ गिरा, ये सोचकर दादी का मन खिल उठा। शायद इस मनस्थिति का परिणाम था कि मैं एसएससी में फेल हो गया। जिंदगी में फेल होने का ये पहला मौका था। जब रिजल्ट आया तब मैं मामा के गांव में था। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मामा धीरज बंधाते हैं। एक यात्रा से भगवान थोड़े ही बूढ़ा हो जाएगा, वे समझाते हैं। फेल कैसे हो गया, ये प्रश्न मन में कौंधता रहा। कक्षा में इतना गधा तो मैं नहीं था। मार्कशीट आने पर फेल होने का कारण स्पष्ट हो गया। अंग्रेजी में सिर्फ 28 नंबर थे, अन्य विषयों में पास था। अंग्रेजी में यदि 35 नंबर भी मिलते तो फर्स्ट क्लास कहीं नहीं गई थी। मतलब दूसरे विषयों में न सिर्फ पास थे बल्कि अच्छे नंबरों से पास थे। और ये नंबर इतने अच्छे थे कि अगर इंग्लिश में सिर्फ मार्जिन तौर पर ही पास हो जाते तो भी फर्स्ट डिवीजन एक्वायर कर सकते थे। अंग्रेजी से मैं 8वीं से ही डरा हुआ था। हर साल बिल्कुल बाउंड्री पर पास होता। आगे भी उम्र भर अंग्रेजी छलती रही। साहबों की भाषा कभी नहीं सीख पाया। कहते हैं एक बार बीए के सारे पेपर जल गए, सबको पास कर दिया गया। जले हुए नाम से वे विद्यार्थी पहचाने जाने लगे। वैसा ही कुछ हमारा भी हुआ। सारी पीढ़ी बर्बाद हो गई। 8वीं के बाद 4 साल तक अंग्रेजी पढ़ा। ढंग से ना तो एक वाक्य लिख सकता था और ना ही पढ़ सकता था। धनवानों के लड़के ट्यूशन लगाकर ये कमी पूरी कर लेते थे। हमारे लिए यह संभव न था। मोरारजी भाई को मन से गाली देता हूं। उस समय वे महाराष्ट्र सरकार में थे, तो यहां शायद मोरारजी देसाई जी का जिक्र है। कहते हैं उन्हीं ने यह शिक्षा पद्धति शुरू की। जैसे इस संदर्भ में उन पर गुस्सा था, वैसे ही अपने हाथों से बंदूक छीन ली गई इसका भी गुस्सा था। स्कूल में साल भर एनसीसी में था, वहां बंदूक चलाने को मिलती। एनसीसी का कैंप एक बार लोह गांव गया। अगले साल आओ, तुम्हें हम हवाई जहाज में बिठाएंगे, यह आश्वासन वहां के संचालकों ने दिया। एनसीसी का अगला वर्ष आया ही नहीं, मोरारजी भाई ने बंद करवा दिया। विमान में बैठने का सपना हवा हो गया। तो कुछ जो है ना, कड़ियां जुड़ती हुई सी लगती हैं इस आत्मकथा के तहत, जो आजकल सरकार कर रही है। अब हर स्कूल कॉलेज के अहाते में आपको एनसीसी कैंप लगता हुआ दिखेगा। एनसीसी कैंप क्या, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक तरीके से संघ की शाखा सी लगती हुई दिखती है। उसमें जो प्रवचन दिए जाते हैं और किस तरह का होता है। आर्ट्स फैकल्टी में भी आप देखें, उनके ग्राउंड में सुबह, शाम और दोपहर 3 बार जो है वो संघ की शाखाएं लगनी शुरू हो गई हैं। तो हो सकता है इसी डर की वजह से ये सारी जो एनसीसी की शाखाएं हैं वो बंद करवा दी गई हों। फेल होने के कारण एक बात हुई, सारी जिंदगी का उफान शांत हो गया। आगे बहुत अधिक पढ़ने की इच्छा कम होने लगी। यहां वहां अंग्रेजी का डर आड़े आ जाता और ये डर भीतर तक फैलता गया। तो यहां पर मैं कहूंगी दया पवार जी की एक कमजोरी थी, या हमारे समाज की कमजोरी है कि वे अंग्रेजी को सीखने पर जोर नहीं देते हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजी को मुक्ति की भाषा बताया है और महात्मा फूले ने भी इसी चीज को कहा है। उन्हीं की बातों को बाबा साहब ने आगे कैरी ऑन किया। लेकिन हमारे लोग आज भी जो हैं वो अंग्रेजी पढ़ने से बड़े कतराते हैं। फेल होने पर क्या कर सकता था? फिर संचालकों के आगे हाथ पैर जोड़े। फेल लड़कों को बोर्डिंग में रखने की व्यवस्था नहीं थी, बाहर भी कोई सहारा नहीं था। अपनी सारी जिंदगी अब पेड़ से बिछले सूखे पत्ते सी यहां वहां उड़ती रहेगी, ये सोचते ही आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। मुझे बोर्डिंग से निकालने पर माँ को भी निकालना पड़ेगा। ये बात सोचकर उन्होंने स्पेशल केस के तौर पर मुझे वहां रख लिया।
फेल विद्यार्थी को बोर्डिंग में रहने का अधिकार नहीं, इस कारण लड़के मुझे और अधिक तंग करने लगे। मुट्ठी भर भोजन के लिए ये कितनी बड़ी लाचारी थी। मुझे अपने आप पर बड़ी कोफ्त होती। मैं दूसरे लड़कों से नजरें बचाने लगा, सिर्फ खाना खाने बोर्डिंग में आता। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि ये दया पवार जी की कमजोरी ही है, जो वे अंग्रेजी को इतना अपने या अंग्रेजी से इतना दूर भागते रहे। उन्हें हर कदम पर इतने लोगों ने सपोर्ट किया और इस आत्मकथा में उन्होंने कई सारे नामों का जिक्र किया है। बोर्डिंग में जाने के लिए भी इन्होंने जो जिक्र किया है वो दादा साहब गायकवाड़ जी का किया है कि उनके रेफरेंस पे ये यहाँ पर एडमिशन मिलता है। इनकी माँ को भी यहाँ पर नौकरी दी गई, उसके बावजूद भी एक स्पेशल केस के तौर पर इनको यहाँ पर रहने की इजाज़त दी, फेल होने के बावजूद भी, फिर भी ये अंग्रेजी ढंग से नहीं सीख सके। तो ये इनका ड्रॉबैक था। मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है, ये इनके व्यक्तित्व की कमजोरी भी दिखाता है। पास ही आदमी की ऊंचाई तक का मुर्गियों का दड़बा था, वैसे वे खाली ही था, वही रहने लगा। अध्ययन के लिए ये एकांत जगह लगी। शनिवार के बाजार में जाकर सही को देखने वाला धंधा बंद कर दिया। अंग्रेजी किताब रट डाली, वैसे मुझे रटने पर याद रहता। नाटकों के संवाद सहज ही याद कर लेता था। यह आदत काम आई। बचे विषयों के लिए फिर नगर जाना पड़ा। इस साल अक्टूबर में मैं निकल गया। मजे की बात तो यह थी कि अंग्रेजी में 60 से भी अधिक नंबर मिले थे, पर अंग्रेजी मेरी सुधर गई ऐसी कोई बात न थी। ये सब रटने का कमाल था। इतने नंबर मिलेंगे कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बोर्डिंग में हमारा दाना पानी इस तरह से अब समाप्त हो चुका था। किसी जेल के कड़ी सजा भोग कर निकलने का सा लग रहा था, पर कैदी को बाहर की दुनिया में कौन पूछेगा, अपना रास्ता कैसे निकाला जाए, यह सारे प्रश्न सामने खड़े थे। बचपन की बंबई खींच रही थी। बंबई इशारे से बुला रही थी। इस मोह नगरी में अपनी राह सुलभ हो जाएगी ऐसा लगता। तालुके में जनपद में क्यों नहीं चिपक गया, इसका आज भी आश्चर्य होता। अपने कुछ दोस्त ऑफिस में क्लार्क बने। तगाई को फुटनोट में दिया है, कृषि कार्यों के लिए ऋण। तगाई क्लर्क की तो ऊपरी कमाई, क्लर्क का रौब कितना। सारे उसे भाऊ साहब कहते। लोग उसका थूक झेलने को तैयार। पान स्पेशल चाय सामने तैयार। इस बात का मुझे कभी आकर्षण नहीं रहा, वैसे ही मास्टर का भी। गांव क्या, जिला क्या, यहां अपना दम घुट जाएगा। इस तालाबी जिंदगी में कोई हलचल न थी, सब कुछ मृत लगता। माँ और बहन को लेकर बंबई की राह पकड़ी। कावा खाना जैसे हमारी ही राह देख रहा था। बंबई का आकर्षण खून में किस कदर समाया हुआ था। इतने सालों के बाद सोचता हूं कि इस शहर ने मुझे क्या दिया। कहते हैं कृष्ण ने जरासंध के शरीरों को चीर कर उसके 2 टुकड़े 2 विभिन्न दिशाओं में फेंक दिए थे, वैसे ही मैं इस शहर में 2 दिशाओं में बंट गया। तो बंबई ने क्या दिया। बंबई आज जितना भी नाम हम दया पवार जी का जानते हैं वो इसी शहर की बदौलत है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि शहर ने क्या दिया। बाबा साहब ने शहरों को जो है वो मुक्ति की जगह बताया है। रात में सिर छिपाने के लिए जहां जाता था वह एक भयानक नरक था। जिस विलासी जीवन का दूर से ही दर्शन करता वह एक अलग तरह की मोह नगरी थी। अंगूठी के पत्थर सी में आंखें चमकाती है, इशारे करती है, परंतु ये पत्थर मुझे निरंतर धोखा देता आ रहा था। इसका एहसास होने लगा है। संगमनेर छोड़ते समय तिल मात्र भी बुरा नहीं लगा। माँ ने बोर्डिंग में कितनी तकलीफ उठाई। इतनी बनाई रोटियों का यदि ढेर लगाया जाए तो एक पहाड़ खड़ा हो जाए। हमने पढ़ा था कि कितना तकरीबन 50 से 60 किलो आटे की इन्हें रोटियां सेकनी पड़ती थी, और इसी रोटी ने हमें जिंदगी भर चला। पेट की आग बुझाने के लिए ही माँ ने ये सब किया। अब उसे दमे की बीमारी ने जकड़ लिया है। थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाती है। बड़ी बड़ी भट्टियों के दहकते अंगारों के सामने वे बैठी रहती। शरीर आंच में ही रहता। शायद उसे ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ थी। हम बंबई आए तो रहे कावाखाने में ही। बंबई में यही एक अधिकार के साथ रह सकने वाली जगह थी। दादी तब तक जीवित ही थी, वे हमें कैसे दूर ढकेल सकती थी, परंतु चाची को हमारा फिर से वहां आना अच्छा नहीं लगा। कावाखाने में आने के बाद अपने जीवन के दुखों की इतनी विचित्र थालियां परोसी जाएंगी, इसकी कल्पना प्रारंभ में न थी। बाद में जब कभी गांव गया तो संगमनेर स्टेशन पर अवश्य उतरता। संगमनेर गांव के भीतर में जाने का सवाल ही नहीं था। स्कूल के दोस्त सब अपने काम धंधों में जम चुके थे। एक बार इसी तरह संगमनेर स्टैंड पर उतरा।
बोर्डिंग जाने की इच्छा होती है। साइकिल पर टांग मारकर छोटे संगमनेर जाता हूँ। दूर से ही बोर्डिंग की इमारत दिखती है। मन में भावनाओं की भीड़। जिंदगी के 5-6 साल यहीं बिताए थे। माँ की याद सताती है। बोर्डिंग में जाकर जहां माँ काम करती थी वह कमरा देखने की इच्छा होती है। जहां सोता था, पढ़ता लिखता था, वहां जाना चाहता हूँ। लड़कों के साथ गप्पे मारने की बात याद आती है। ऐसे कितने ही विचार घने होते गए। बोर्डिंग में मुझे कोई नहीं पहचानता। 2-4 लड़के जुआ ताश खेल रहे थे। मुझे देखकर सब विचलित हो जाते हैं। बोर्डिंग निरीक्षण के लिए कोई अधिकारी आया है, ऐसा ही कुछ वे समझते हैं। भोजन हॉल में जाता हूँ। जानवर बांधने के स्थान पर जिस जगह गड्ढे हो जाते हैं वैसे ही बित्ता बित्ता भर गड्ढे पड़ चुके थे। रसोई घर भी इसी तरह खराब हो चुका था। बोर्डिंग के बीच के दालान की रस्सी पर लड़कों की गुदड़ियां झूल रही थी। अपने समय बोर्डिंग में ऐसा उजड़ व्यवस्था कभी नहीं थी। मैं निराश हो जाता हूँ। किसी लड़के के साथ बात करने की इच्छा नहीं होती। उदास भरे भारी कदमों से सीढ़ियां उतरता हूँ। बोर्डिंग चलाने का पहला ध्येय समाप्त हो चुका था। अब कुछ एक लोगों का व्यवसाय बन चुका था। राजनीतिक पार्टी का अड्डा बन चुका था। तो उस समय भी बोर्डिंग्स में, स्कूलों में ये सारी पद्धतियां शुरू हो चुकी थी। हमने जब मुर्दैया का पाठन किया था तो उसमें तुलसी राम जी ने भी इस चीज का जिक्र किया था कि जब वे बनारस विश्वविद्यालय जाते हैं और उससे पहले आजमगढ़ विश्वविद्यालय जाते हैं तो वहां पर भी स्कूल कॉलेजों का यही माहौल था। संघ की शाखाएं दिन में 3 दफा वहां लगती थीं। उसका वे विरोध करते हैं तो उनका विरोध करने पर वहां भारी मारपीट होती है। इन सब चीजों का जिक्र जो है मुर्दैया में भी हमने तुलसी राम जी की आत्मकथा के तहत पढ़ा था। तो इसी नोट के साथ आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अगली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो इन्हें दूसरे सोशल मीडिया पर स्प्रेड करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।